नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे चल रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल एक नेचुरल फोर्ट्रेस यानी प्राकृतिक किले की तरह खड़ी है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत, विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य की, जिसे उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका नाम अरुणाचल ही क्यों। तो अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें ना, तो अरुण का मतलब होता है सूर्य और अचल का मतलब है पर्वत, यानी सीधा सा अर्थ हुआ उगते सूर्य का पर्वत। और सच मानिए, जब आप 83,743 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस विशाल राज्य की भव्यता को देखते हैं तो ये नाम बिल्कुल सटीक लगता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस रोड मैप में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे इसकी रणनीतिक सीमाओं से, फिर समझेंगे नेफा से एक पूरे राज्य तक का इसका सफर। उसके बाद वहां की डाइवर्सिटी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पर बात करेंगे, और आखिर में वहां के शानदार टूरिज्म और कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अगर हम इसकी सीमाओं को देखें तो ये सच में एक अभेद्य प्राकृतिक किले जैसा है। इसके पश्चिम में भूटान है, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में तिब्बत या चीन के साथ इसकी 1129 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यहाँ निष्पक्ष रूप से ये बताना भी जरूरी है कि इस उत्तरी हिस्से पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान दोनों अपना दावा करते हैं और इसे साउथ तिब्बत कहते हैं। इसके अलावा देश के अंदर इसकी सीमाएं असम और नागालैंड से मिलती हैं। ये पूरा इलाका कामेंग जैसी बड़ी नदियों और कांगतो जैसी हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। अब पहाड़ हैं तो पासेस यानी दर्रे भी जरूर होंगे, है ना? यहाँ यांगयाप, दीफू, पंगसाओ और बोमडिला जैसे बहुत ही अहम दर्रे मौजूद हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? तवांग में मौजूद बुमला पास। रणनीतिक कारणों की वजह से ये पास पूरे 44 सालों तक, जी हां 44 ईयर्स तक पूरी तरह बंद था। इसे आखिरकार 2006 में बॉर्डर ट्रेड के लिए दोबारा खोला गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, नेफा से राज्य तक का सफर। ये सफर बड़ा दिलचस्प है। कहानी मुख्य रूप से शुरू होती है 1826 की यंडाबू ट्रीटी से। 1962 से पहले के दौर में इस पूरे इलाके को नेफा बुलाते थे, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शुरुआत में इसका प्रशासन सीधे विदेश मंत्रालय के हाथों में था। फिर 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और आखिरकार 20 फरवरी 1987 को ये ऑफिशियली भारत का 24वां राज्य बन गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। हमारा तीसरा पॉइंट है विविधता, यानी जनजातियां और भाषाएं। लगभग 13 लाख 8 लाख लोगों की आबादी वाले इस राज्य में आपको ऐसी डाइवर्सिटी मिलेगी जो शायद ही कहीं और हो। यहाँ की लगभग 63% आबादी 19 अलग अलग प्रमुख जनजातियों से आती है, जैसे मोनपा, तानी और नागा समुदाय। अगर हम धार्मिक आस्था की बात करें तो 29% लोग हिंदू हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 20%, प्रकृति पूजक हैं जो डॉनी पोलो को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ 19% ईसाई और लगभग 13% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और भाषा के मामले में तो ये पूरे एशिया का सबसे डाइवर्स रीजन है। जरा सोचिए, एक ही राज्य में 30 से 50 अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है निशी, जिसे 18.9% लोग बोलते हैं। उसके बाद 17.5% के साथ आदि भाषा और फिर 8.8% के साथ बंगाली आती है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में काफी सरप्राइजिंग है। इतनी सारी अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस होने के बावजूद आपस में बात करने के लिए, यानी एक ब्रिज लैंग्वेज के तौर पर, हिंदी बहुत ही प्राकृतिक रूप से यहाँ की मुख्य संपर्क भाषा बन गई है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे हिंदी ने यहाँ अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, अर्थव्यवस्था, कृषि और विकास। जमीन पर लोगों का जीवन कैसा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनली यहाँ लोग जूम खेती करते आए हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें रोजमर्रा के लिए चावल, मक्का और बाजरा उगाया जाता है। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। मॉडर्न इकोनॉमी को देखते हुए हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी पर काफी जोर दिया जा रहा है। अब बड़े पैमाने पर सेब, संतरे और अनानास जैसी कैश क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, जो सच में वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही हैं। एक और कमाल का फैक्ट सुनिए,
इस राज्य का लगभग 61,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा घने जंगलों से ढका है। ये एरिया बहुत बहुत बड़ा है। तो इस अनमोल इकोलॉजी को बचाने के लिए सरकार ने कुछ काफी कड़े कदम उठाए। पर्यावरण संरक्षण को सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने पारंपरिक आरा मिलों और प्लाईवुड इंडस्ट्रीज पर पूरी तरह से कानूनी बैन लगा दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत। अगर आप यहाँ जाएंगे ना, तो देखने के लिए सच में एक पूरा खजाना है। 14वीं सेंचुरी का मशहूर ईटा किला, जिसके नाम पर ही राजधानी ईटानगर का नाम पड़ा, खूबसूरत गंगा लेक, नामसाई का शानदार गोल्डन पगोड़ा और तवांग का वो विशाल तिब्बती शैली वाला बौद्ध मठ जहाँ खुद दलाई लामा आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ के ट्राइबल फेस्टिवल्स की रौनक ही अलग होती है, जैसे मोनपा लोगों का लोसार और निशी समुदाय का न्योकुम। और हाँ, यहाँ एक डीपली रूटेड ट्रेडिशन ये भी है कि इनमें से कुछ त्योहारों में आज भी पशु बलि जैसी प्राचीन प्रथाओं का पालन किया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। इतनी गहरी और प्राचीन विविधता वाला राज्य, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इतनी संवेदनशील हैं, वो इतने तेजी से होते आधुनिक विकास और अपनी इस लुभावनी विरासत को बचाने के बीच आखिर कैसे बैलेंस बनाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी पुरानी ट्राइबल रूट्स और आज की मॉडर्न दुनिया की मांगें एक ही जगह पर इतने शांति से कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जानने के लिए जरूर उत्सुक किया होगा।